बीजेपी की वैचारिक श्रृंखला जो है वो आरएसएस मानी जाती है। मोहन भागवत जी ने एक बयान दिया जिसको लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। उन्होंने बोला कि हिंदू हो या मुसलमान हो, सबका पूरे देश में डीएनए एक है। उनका बयान यह था कि हिंदू मुस्लिम एकता एक बहुत भ्रामक है, क्योंकि वे अलग नहीं है बल्कि एक है। सभी भारतीयों का डीएनए एक है, चाहे वे किसी भी धर्म के हों। अब इसको लेके बड़ा सारा विवाद खड़ा हो गया कि एक बार फिर जो है वो पूरा का पूरा प्रयास है कि सब हिंदू है, सब में हिंदुओं का डीएनए है। ऐसा क्यों? देखिए, इसमें विवाद का विषय इसको नहीं बनाया जाना चाहिए, और मुझे लगता है कि जो बयान दिया गया है वो साइंटिफिकली प्रूफ हो चुका है। अब आप विज्ञान को भी ना माने तो उसमें क्या कोई कर सकता है। जो चीज विज्ञान के द्वारा प्रमाणित किया गया हो और डीएनए थ्योरी के माध्यम से भी प्रमाणित हो, अब आप न माने, जबरदस्ती आप अपने को दोषी जगह से जोड़ने का प्रयास करें तो ये बुद्धि का फर्क हो सकता है, लेकिन डीएनए थ्योरी ने इस चीज को साबित किया है। लेकिन मायावती कहती हैं कि बीजेपी वालों के मुंह में राम है और बगल में छुरी है। मायावती जी ज्यादा बेहतर जानती हैं कि उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं इनके बारे में। चलिए, अगला सवाल कांवड़ यात्रा को लेकर है। लाखों शिव भक्त बड़ी दुविधा में है कि इस बार कांवड़ यात्रा होगी या फिर नहीं होगी। हर एक व्यक्ति की जान महत्वपूर्ण है जी, और हर एक व्यक्ति को जो है सतर्कता, बचाव करना होगा अपना। ये महामारी है, ये चेहरा देख करके नहीं आती है, जाति मत और मजहब देख के भी नहीं आती है। महामारी में जितना कोई व्यक्ति बचाव कर पाएगा, वही सतर्कता उसे इस महामारी से बचा पाएगी। और कांवड़ संघों के साथ संवाद बना करके जिन लोगों के संकल्प हैं, हम उनको रोकेंगे नहीं। कांवड़ यात्रा पे कोई बैन नहीं लगाने जा रहे हैं, लेकिन प्रोटोकॉल का पालन करने का, उनके साथ संवाद बनाकर के संख्या सीमित करने का, और जितनी कम संख्या हो सकती है उतनी कम संख्या में लोग जाएंगे तो हम प्रोटोकॉल का भी पालन करवा पाएंगे, उनके लिए सुविधा भी दे पाएंगे। लेकिन हम किसी चीज को बैन नहीं करेंगे, हम हर प्रकार की सुविधा भी देंगे और सुरक्षा भी देंगे। किसान आंदोलन पर मैं आता हूं। राकेश टिकैत जो है वो कह रहे हैं कि अब मैं यूपी का दौरा करूंगा और 1 अगस्त से मैं यूपी समेत कई राज्यों में अपना आंदोलन तेज करूंगा। इसको आप कैसे लेते हैं? हालांकि अब 7 महीने से ज्यादा हो गए, लगभग 8 महीने हो गए, ये आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। देखिए, संवाद समस्या का समाधान होता है। जी, भारत सरकार ने संवाद के सारे तरीके अपनाए, हर एक स्तर पर संतुष्ट करने का प्रयास किया है। लेकिन जब किसान एजेंडे का हिस्सा न हो और हम किसान की कंधे पर बंदूक रख करके सरकार पर साधने का प्रयास करें और उसके पीछे विदेशी पैसा लगाने का, कि पैसे उसके पीछे लगे हुए हों, तो इस प्रकार की स्थिति आती है। मुझे लगता है कि किसान संगठनों को या किसान जो नेता हैं, आंदोलन का काफी कमजोर हो चुका है। भारत सरकार ने उनको ऑफर किया हुआ है, उन्हें भारत सरकार के साथ संवाद बनाना चाहिए, और मुझे लगता है कि एक संवाद से समस्या का समाधान निकालना चाहिए। क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से राकेश टिकैत आते हैं, क्या आपको लगता है इसका एक असर होगा और आप लोगों को नुकसान देखना पड़ सकता है? मैं क्या कह रहा हूं, देखिए, सवाल नफा नुकसान, तो सपा का, कांग्रेस का, सबका मैं क्या कह रहा हूं, बिना जो है नफा नुकसान की चिंता किए बगैर सरकार कार्य कर रही है। जी, हमने किसान आंदोलन के बीच में ही पंचायत चुनाव भी किए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बागपत को छोड़ दें तो सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है। कोविड को लेकर बात करते हैं। कोविड की दूसरी लहर का प्रकोप पूरे देश ने देखा है, कोई राज्य ऐसा नहीं है जो इससे अछूता रह गया हो। उत्तर प्रदेश में भी हमें काफी स्थिति देखने को मिली कि कोरोना के केसेस कितने लाखों पहुंच गए। आरोप भी आपकी सरकार पे बड़े सारे लगे कि सरकार की व्यवस्था ठीक नहीं थी, और अखिलेश यादव ने तो यहां तक कहा कि सरकार दिखी ही नहीं। प्रियंका वाड्रा ने बोला कि रामनामी चादरें छीनी गई। क्या कहना चाहते हैं अब, क्योंकि इस विषय को काफी समय हो चुका है, इस पर काफी राजनीति भी हुई है, काफी आरोप भी आप पर लगाए गए हैं। देखिए, बोलिए। आरोप अगर सही हो तो सरकार उन चीजों का जवाब भी दे और उस
का परिमार्जन भी करे। जी। जब आरोप राजनीति से प्रेरित हो, पूर्वाग्रही हो, तो उसका कोई जवाब नहीं दिया जाना चाहिए। प्रदेश के अंदर फर्स्ट वेव हो या सेकंड वेव, पहले तो पूरे देश के अंदर कोरोना का मुकाबला आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अच्छे ढंग से प्रबंधन करने का प्रयास हुआ। जी। हमें एक चीज देखना पड़ेगा, इस सदी की महामारी है, महामारी में संसाधन कम पड़ ही जाते हैं, लेकिन स्थिति को इन्होंने पैनिक बनाया है। विपक्ष ने, कुछ जिम्मेदार संस्थाओं ने हाहाकार मचाने का, भ्रम की स्थिति पैदा करने का। आखिर यही वैक्सीन जो आज सुरक्षा कवच दे रहा है, इसके बारे में समाजवादी पार्टी के मुखिया के बयान क्या आए थे, कांग्रेस नेताओं के बयान क्या आए थे, कितना गैर जिम्मेदाराना बयान था। जो लोग वैक्सीन नहीं लिए इनके कारण और उनकी दुखद मौत कोरोना से हुई है, क्या उसके लिए माफी मांगेंगे? थर्ड वेव को लेकर योगी आदित्यनाथ की सरकार की क्या तैयारी है, क्योंकि देश इस समय देखिए, चल रहा है। थर्ड वेव की पूरी तैयारी हमारे पास है जी। हमने 27 वैक्सीनेशन का मैं आंकड़ा पढ़ रहा था, आप लोग नंबर 1 पे हैं उसमें। तो देखिए, वैक्सीनेशन में यूपी नंबर 1 पर है, टेस्टिंग में यूपी नंबर 1 पर है, और यही नहीं, लेकिन यूपी की जनसंख्या काफी है। मैं क्या कह रहा हूं, हम लोग सभी को ले रहे हैं, हम सभी को वैक्सीनेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। जो वैक्सीन उपलब्ध कराने वाली कंपनियां हैं, ये वैक्सीन अगर उपलब्ध करा देंगे तो हम आज के दिन पे 20 लाख वैक्सीन पर डे देने की क्षमता रखते हैं। ठीक। और हम लोग दिसंबर तक इस लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। मैं बढ़ता हूं आगे। नरेंद्र मोदी कैबिनेट में विस्तार हुआ, जिसमें 15 मंत्री उत्तर प्रदेश से आए। 2022 की तैयारी मान सकते हैं इसको? देखिए, हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कि उत्तर प्रदेश की आबादी के हिसाब से उत्तर प्रदेश को केंद्रीय कैबिनेट में इतने बड़े पैमाने पर प्रतिनिधित्व मिला है। पहले कार्यकाल में मिला, दूसरे कार्यकाल में भी ये उत्तर प्रदेश को इतना बड़ा प्रतिनिधित्व मिला है, और हर क्षेत्र को और सामाजिक संतुलन को भी उसमें देखने का प्रयास हुआ है। इस सभी लोगों को वहां पे प्रतिनिधित्व मिला है। 2022 की तैयारी उत्तर प्रदेश में है, और हम लोग उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। तो अगला सवाल मेरा यह बनता है कि मोदी जी की कैबिनेट का विस्तार तो हो गया, तो योगी जी की कैबिनेट का विस्तार अब होगा, नहीं होगा 2022 से पहले? देखिए, मुझे लगता है कि आपके पास ज्यादा पुख्ता जानकारी होगी, और आप मुझे उस जानकारी को शेयर कर लेंगे तो मैं उसको आगे लेके चलता हूं फिर। जी चलिए, मेरे पास कैसे जानकारी होगी? जानकारी तो आप देंगे, कैबिनेट आपकी है। लेकिन मैं बढ़ता हूं आगे। अगला मेरा सवाल है कि एटीएस, यूपी एटीएस ने अलकायदा के खिलाफ एक बड़ा एक्शन किया है। लखनऊ के ककोरी से अलकायदा के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। सीरियल ब्लास्ट की साजिश ये लोग रच रहे थे, और इनके टारगेट पे 2 बड़े नेता भी थे। अब वो कौन नेता थे, एक आंकलन है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और आप टारगेट पे हो सकते हो, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार की आतंकी गतिविधियों को या यहां के नागरिकों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाली किसी भी प्रकार की गतिविधि को स्वीकार नहीं किया जाएगा। कोई करेगा तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एटीएस की इस कार्रवाई के बाद अखिलेश यादव जी का बयान आया। उन्होंने बोला कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस पर मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। देखिए, व्यक्ति वक्तव्य देता अपने संस्कारों के अनुरूप देता है, ये समाजवादी पार्टी का कैरेक्टर है। 2012 में इन्होंने सत्ता में आने के बाद आतंकी घटनाओं में लिप्त आतंकवादियों के मुकदमे भी वापस लेने के प्रयास किए थे। तो हम धन्यवाद देंगे तत्कालीन हाईकोर्ट को कि उन्होंने उसको स्टे किया था, अन्यथा वे आतंकवादी बाहर आते तो उत्तर प्रदेश के अंदर क्या स्थिति होती। ये तो सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। दुर्भाग्य है, राजनीति का चोला पहन करके। पर आतंकवाद को लेकर राजनीति हो रही है, क्या इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? दुर्भाग्यपूर्ण है, और मुझे लगता है कि बम किसी की जाति मत मजहब नहीं देखता। जो प्रेशर, इससे पहले हमने बाटला हाउस में ऐसा देखा था। प्रेशर कुकर बम जो मिले हैं कल जी, अगर वे कहीं फटते तो कोई निर्दोषी चपेटे में आता है, और कोई निर्दोष, उसका कोई जाति, कोई मत और कोई मजहब नहीं होता है। और वह जो निर्दोष उसकी चपेट में आता तो क्या उसकी कीमत या उस परिवार में उन लोगों को वापस लाने का काम समाजवादी पार्टी और श्री अखिलेश यादव जी लाते क्या?
माफियाओं और योगी आदित्यनाथ का 36 का आंकड़ा है, ऐसा क्यों है? देखिए, जिसका प्रदेश के विकास और प्रदेश की समृद्धि में, प्रदेश के नागरिकों की खुशहाली और प्रदेश की समृद्धि में से 36 का आंकड़ा है, उससे मेरा 36 का आंकड़ा होगा। मेरा किसी से व्यक्तिगत, किसी से जातिगत, किसी से अन्य कोई दुश्मनी नहीं है, और मेरी किसी से दुश्मनी भी होगी क्यों? एक तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है मुख्तार अंसारी की, मैं आप ही से पूछ लेता हूं कितनी सही है कितनी गलत है। पहली फोटो में तो वो बड़े हट्टे कट्टे दिख रहे हैं, मूछें एकदम तनी हुई हैं, एकदम बाल बाल ठीक है। दूसरी फोटो में दाढ़ी बड़ी हुई है और मूछें उनकी नीचे हैं। तो मतलब अब मुख्तार अंसारी का जेल में ये हाल है, वो सही है बात? मैं फोटो देखता नहीं इस प्रकार के। अरे हम देखेंगे महापुरुषों का, देखेंगे देवी देवताओं का फोटो देखेंगे, वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे। माफिया का फोटो क्यों देखें? लेकिन जिसके जैसे कृत्य होंगे, जैसी करनी वैसी भरनी। और आप पे आरोप है कि मुख्तार अंसारी को आप अपनी जिद के लिए पंजाब से यूपी विजिट लाए। देखिए, मैं किसी जिद के नाते किसी को नहीं लाया हूं जी। कानून के दायरे में हर अपराधी को आना चाहिए, और किसी नेता को और किसी पार्टी को यह अधिकार नहीं कि किसी माफिया को संरक्षण देकर के उसका सरपरस्त बने। कांग्रेस को इसका जवाब देना होगा कि इस माफिया को 2 वर्ष से अधिक समय तक पंजाब की जेलों में रख करके वहां सुविधाएं क्यों उपलब्ध करा रहे थे। यूपी में आप कांग्रेस की हैसियत क्या देखते हैं योगी जी? देखिए, 0 + 0 हमेशा 0 होता है, और मुझे लगता है कि कांग्रेस की यही हैसियत है। जी, राम मंदिर को लेकर जो विवाद हुआ अभी खासतौर पर, और विपक्ष ने इस पर काफी हमला बोला, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे वो बाकी अन्य दल हो, क्या कहना चाहते हैं आप इसमें? कि ये सभी लोग अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के समर्थक कब थे? इन्होंने तो भगवान राम और भगवान कृष्ण के अस्तित्व पर भी प्रश्न खड़ा किया था। जी, ये तो आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। आभारी होना चाहिए देश को, और आभारी है देश प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिनके मार्गदर्शन में आज मंदिर निर्माण का कार्यक्रम 5 अगस्त 2020 से युद्ध स्तर पर आगे बढ़ चुका। तो ये स्वाभाविक रूप से इनका जो है चिढ़ना स्वाभाविक है। ट्रस्ट इस पूरे मामले को संचालित कर रहा है, सरकार उसमें नहीं है, और ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। मुझे लगता है उसके बाद कुछ भी नहीं बचता है। केवल आरोप के लिए आरोप लगाना और आस्था के साथ खिलवाड़ करना, मुझे लगता है विपक्ष को आस्था के साथ खिलवाड़ करने की प्रवृत्ति से बचना चाहिए। मंदिर का पहला जिसे कहते हैं प्रारंभिक जो रूपरेखा है वो कब तक तैयार हो जाएगी? 2021 के आखिर तक या 2022 तक? देखिए, अभी चल रहा है, काम चल रहा है जी। काम अभी तेजी के साथ बढ़ रहा है, और मुझे लगता है कि तेजी के साथ काम चलते हुए जो एक निर्धारित समय सीमा, उस निर्धारित समय सीमा के अंदर उसको आगे बढ़े। आखिरी 2 सवाल योगी जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है क्या आपको लगता है? देखिए, समय आने पर जो भी आवश्यकता होगी सरकार उसके अनुसार निर्णय भी ले लेगी। क्योंकि पिछले दिनों दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, इसलिए मैं सवाल मुझे लगता है कि यूपी में उसमें पार्टी नहीं है। जी, लेकिन क्या आपको लगता है जरूरत है? देखिए, मैंने कहा ना, जो आवश्यकता होगी उसके अनुरूप, समय के अनुरूप कानून भी बन जाएगा। जी, बंगाल में चुनाव हुआ, बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी, आप भी गए, अमित भाई भी थे वहां पर, प्रधानमंत्री भी गए, लेकिन नतीजे अनुकूल नहीं आए। कहां चूक हुई और क्या उस तरह की चूक उत्तर प्रदेश में नहीं होगी? क्योंकि इसके बाद बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश का बड़ा चुनाव। आप कैसे इस बात को मान सकते हैं कि बंगाल में भाजपा की चूक हुई है? भारतीय जनता पार्टी 3 से 77 सीटें पा गई है। जी, तो इतनी बढ़ोतरी बीजेपी की हुई है। पर लक्ष्य तो सरकार बनाने का था। चूक उन लोगों की है जिनका वजूद वहां था, सफाया हो गया है। बीजेपी एक संभावना है बंगाल के अंदर, पर आपका लक्ष्य तो सरकार बनाने का था। मैं क्या कह रहा हूं जी, देखिए, राजनीति में हम संभावनाओं के साथ साथ हर एक परिस्थिति को फेस करने के तैयार रहते हैं, लेकिन यह मान लेना कि भारतीय जनता पार्टी 3 से 77 में गई है, एक संभावना बनी, एक विश्वास जगा है भारतीय जनता पार्टी में बंगाल के अंदर। और कोरोना की सेकंड वेव का पीक नहीं होता तो मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने से कोई रोक पाता वहां पे। जी, योगी जी, मैंने सोशल मीडिया पे ऐलान किया था कि मैं आपका साक्षात्कार करने के लिए आ रहा हूं, तो बहुत सारे सवाल आए। अगर मैं उनमें से 1-2 सवाल पूछना चाहता हूं। एक कानपुर से किसी ने सवाल पूछा आपके लिए, मेरा पीसीआर मुझे बता रहा है। सवाल उन्होंने पूछा आपसे कि योगी जी सिर्फ काम ही करते रहते हैं कि
कुछ कभी कभार अपने लिए भी समय निकाल लेते हैं, कोई फिल्म देखते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं? नहीं, मैं पढ़ता जरूर हूं, फिल्म देखने का मौका नहीं मिलता है, लेकिन मैं जब मौका मिलता है मेरे टेबल में हमेशा एक पुस्तक जरूर होती है, अलग अलग विषयों से संबंधित होती है। यूपी की इकोनॉमी से संबंधित होती है, यूपी की समाज व्यवस्था से संबंधित भी होती है, अध्यात्म से संबंधित भी होती है, सामाजिक जीवन से संबंधित भी होती है, और हर एक पक्ष से जुड़ी हुई उस पुस्तकों को ही मैं जरूर देखता हूं। योगी जी, आखिरी सवाल, 2022 का चुनाव योगी आदित्यनाथ के लिए कितनी बड़ी, जिसे कहते हैं, परीक्षा होगी? देखिए, 2022 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, 2017 के इतिहास को दोहराएगी, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होगा। आपके लिए भी बड़ी परीक्षा है ये? मैंने कहा ना, हमारा हर दिन परीक्षा है जी, और हमेशा हम उसके लिए तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया योगी जी, आपने समय दिया न्यूज 18 को और खुल के हर विषय पर बात रखी। तो ये थे योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने हर विषय पर जो आपके दिल में मुझे लगता है सवाल होंगे, आज तमाम सवालों के जवाब न्यूज 18 के माध्यम से योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। आप देखते रहिए न्यूज 18। नमस्कार।